सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम वर्ण विचार है। तो प्यारे बच्चों, आज इस पाठ में आपको वर्ण के बारे में बताया जाएगा। तो वर्ण क्या होता है, ध्यान से सुनिए। वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों के रूप में होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बेटा, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इसे सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्रमबद्ध समूह, ताकि जो क्रम इसका है उसमें अगर इसे लिखा जाए, पढ़ा जाए, वही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों में सबसे पहले आते हैं स्वर। तो अ अनार से लेकर ओ औरत तक ये सभी स्वर है। स्वरों की संख्या 11 होती है। आगे अंग अंगूर, बड़ा अंग खाली, ये अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं बेटा? अयोगवाह उन वर्णों को कहते हैं जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ देते हैं। विशेष अर्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यंजन। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। क की जो पंक्ति है उसे कवर्ग कहा जाता है। च की पंक्ति को चवर्ग कहा जाता है। ट की पंक्ति को टवर्ग कहा जाता है। त की पंक्ति को त्वर्ग कहा जाता है। प की पंक्ति को पवर्ग कहा जाता है। इस तरह से य र ल व श श श स ह। संयुक्त व्यंजन श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्र श्रम। आगत वर्ण। तो बेटा, आगत वर्ण क्या होता है? आगत वर्ण संयुक्त व्यंजन अभी मैंने आपके सामने जो बताए हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। आगत वर्ण कौन से होते हैं? जैसे आ के ऊपर अकेला चांद। तो अकेला चांद कौन सा होता है? जो अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जैसे मॉल, बॉल। तो आगत वर्ण क्या हुए? आगत वर्ण जो किसी एक भाषा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में वो बिना किसी अनुवाद के प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब उसका अनुवाद नहीं करना पड़ता, उसका अर्थ नहीं करना पड़ता, वो दूसरी भाषा के रूप को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है। अब ज के पैर में बिंदी, फ के पैर में बिंदी, इन्हें नुक्ता कहते हैं। उर्दू फारसी के शब्दों को जब हिंदी में ज्यों का त्यों हम लिखते हैं तो हम ज या फ इन वर्णों के नीचे बिंदी लगाते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जो स्वर के बाद में प्रयोग में लाते हैं, स्वर के बाद उच्चारित होते हैं, और इसमें ध्वनि जो होती है वो नाक से निकलती है। विसर्ग। विसर्ग की जो ध्वनि है वो ह के रूप में होती है, जैसे अतः, प्राय, प्रातः। तो ये पीछे जो ह की साउंड आ रही है, ह की ध्वनि आ रही है, ये विसर्ग है। विसर्ग जो है शब्द के अंत में लगाया जाता है। तो बेटा, ये आपको वर्णों के बारे में मैंने अभी बताया है। आगे हम करने जा रहे हैं वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो स्वर की क्या परिभाषा है? कि जिसकी ध्वनि में उच्चारण के समय वायु फेफड़ों से सीधे बाहर कंठ से निकलती है, वे स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर हम कहें कि जिन्हें उच्चारित करते हुए, जिनका उच्चारण करते हुए किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं।
तो बेटा आगे स्वर के भी 3 उपभेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनका उच्चारण सबसे कम समय में होता है। ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, जब बहुत कम समय लेते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अ, छोटा ई, छोटा उ, री। तो ये 4 वर्ण जो है वो ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में आते हैं, वर्ग में आते हैं। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ। तो ये 7 वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो ह्रस्व से दुगना समय लेते हैं, तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, तो इसके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, अर्थात जिसके उच्चारण में सबसे ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसके सामने जैसे लिखा जाता है, जैसे ओम। तो ओम क्या है? इसकी जो ध्वनि है वो लंबी है, तो ये सबसे अधिक समय लेते हैं उच्चारण में। तो बेटा आगे आपको बताया गया है इस पाठ में मात्राएं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की सीधी रेखा के रूप में मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा भी आप देख सकते हैं, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो बेटा जो मात्रा बड़ी होती है उसके उच्चारण में लंबा समय लगता है और उसकी ध्वनि जो होती है वो लंबी होती है। और अनुस्वार अनुनासिक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नाक है और अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान है वो मुख और नाक दोनों है। अनुस्वार वर्णों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे पंकज, कंठ, और अनुनासिक के ऊपर चांद बिंदु लगाया जाता है। विसर्ग शब्दों के अंत में लगाया जाता है। अब हम व्यंजन की परिभाषा कर रहे हैं। तो बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वो बिना किसी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो पाता है। इनके उच्चारण के अंत में स्वर आता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ण, पहला वर्ण हम व्यंजन का लेते हैं वो क है। अगर क में से स्वर को निकाल दिया जाए तो क आधा हो जाएगा, उसके नीचे हलंत आ जाएगा। तो आधा क प्लस अ दोनों मिलकर जो है इसे क बनाते हैं। तो व्यंजनों को पूरा कौन करता है? व्यंजनों को पूरा स्वर करता है। जब आगे हम कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं रहता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, तो पक्का में सबसे पहला वर्ण प है, प में अ मिला हुआ है इसलिए इसमें स्वर आ रहा है। उसके बाद आधा क, फिर पूरा क। तो आधा क और पूरा क जो है इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं आ रहा, इसलिए इसे क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन एक साथ प्रयोग होते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अच्छा, तो अच्छा में आधा च और छ ये दोनों व्यंजन हैं, तो दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में लाए जाएं तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयुक्त हो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रसन्न, प्रसन्न में अंत में आधा न पूरा न एक साथ आ रहे हैं, तो मतलब एक ही व्यंजन दो बार आ रहा है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खद्दर, चद्दर, तो इसमें द व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, एक ही व्यंजन की आवृत्ति दो बार हो रही है। खड, लड्डू, तो इस तरह से इसमें भी अड़ ड ध्वनि की जो है ढ ध्वनि जो है वो दो बार प्रयोग हो रही है। वर्ण विच्छेद, किसी भी शब्द के प्रत्येक वर्ण को
अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे पानी, तो पानी में सबसे पहला वर्ण है पा, तो हम लिखेंगे आधा प प्लस आ प्लस आधा न प्लस बड़ी ई। तो इस तरह से वर्णों को, शब्दों को अलग अलग करना, उसमें से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो बेटा ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि वर्ण ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई होती है, स्वर की मात्राएं लगती हैं और ये व्यंजनों पर लगाई जाती है। व्यंजनों के उच्चारण के अंत में स्वर उच्चारित होता है। संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं आता है। द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग होता है। प्लुत स्वर में ह्रस्व का तिगुना समय लगता है, अर्थात सबसे अधिक समय लगता है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। अंक को अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण ऊपर बिंदी के रूप में लगता है। तो बेटा इस पाठ को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यह पाठ विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और याद करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद बेटा।